साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला आपके समक्ष हम रख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आगे का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने, इसका जवाब दीजिएगा। जो कि आज के जो प्रश्न हम आपसे करवा रहे हैं आपके लिए, वो है आपके लिए पारिस्थितिकी तंत्र का। तो चलिए देखते हैं। इको डेवलपमेंट का तात्पर्य है, इको डेवलपमेंट का तात्पर्य है, ये ऑप्शन है त्वरित गति से आर्थिक विकास करना, या फिर प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन करते हुए आर्थिक विकास, या फिर आपका पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास, या फिर प्राकृतिक प्रक्रियाओं से कोई छेड़छाड़ न करके पारिस्थितिकी संरक्षण। तो इको डेवलपमेंट का तात्पर्य है, अब ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जवाब आप दीजिए। तो इको डेवलपमेंट का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा इको डेवलपमेंट आपका सी ऑप्शन, जो कि पारिस्थितिकीय संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास में मदद करना, इको डेवलपमेंट का जो है इससे अपना संबंध रखता है पारिस्थितिकी संतुलन में। समझ गए ना भैया। चलिए देखते हैं आगे। बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। और व्याख्या देख लीजिए आप, इको डेवलपमेंट सतत विकास की संकल्पना पर आधारित है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके लिए। इको डेवलपमेंट सतत विकास की संकल्पना पर आधारित है। इसका उद्देश्य है पारिस्थितिकीय संतुलन को कायम रखते हुए आर्थिक विकास करना। इको डेवलपमेंट सीधा आप जान लीजिए कि पारिस्थितिकी संतुलन का जो संतुलन है वो उसका आर्थिक स्थिति का जो है विकास करने से संबंध रखता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 16 है, विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक वातावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न फिर से देखिए, विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक वातावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? फिनोलॉजी, पारिस्थितिकी, जैविकी और प्राणी विज्ञान। तो इस बात को हमने अपनी वीडियो में खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में जो है इसको हमने आपसे चर्चा की थी। तो जब विभिन्न जीव आएंगे और उनके संबंधों की बात की जाएगी भौतिक वातावरण से, तो भौतिक वातावरण में जो है जीव तो ही रहते हैं, ठीक ना। तो जब विभिन्न जीवों के अंतर संबंध और वातावरण की बात की जाए, भौतिक वातावरण, तो वहाँ पर जो है आपका क्या अध्ययन का आएगा? तो वो आएगा अध्ययन आपका पारिस्थितिकी का। समझ गए ना। विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों और उनकी भौतिक वातावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को जो है हम पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर होगी बात ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देख लेते हैं व्याख्या को। पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया। ये बात भी आप नोट कर लीजिए। इसके अंतर्गत किसी पारिस्थितिकीय तंत्र में जीवों तथा उनके भौतिक पर्यावरण और दूसरी ओर विभिन्न जीवों की पारस्परिक अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समझ गए ना भैया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव तथा भौतिक पर्यावरण और दूसरे विभिन्न जीवों की पारस्परिक अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। एक मिनट। हाँ बताइए, इसका जवाब दीजिएगा। पारिस्थितिकी उत्पादकता होती है, पारिस्थितिकीय उत्पादकता होती है प्रति समय एवं प्रति क्षेत्रीय इकाई में पदार्थों का सकल प्राथमिक उत्पादन। बी है प्रति क्षेत्रीय इकाई एवं प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों का सकल प्राथमिक उत्पादन, या फिर प्रति क्षेत्रीय या प्रति समय इकाई में बायोमास का उत्पादन दर, या फिर प्रति क्षेत्रीय इकाई प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों के उत्पादन का दर। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
तो इसका सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन। पारिस्थितिकीय उत्पादकता होती है प्रति क्षेत्रीय एवं प्रति समय इकाई में बायोमास का उत्पादन दर से। समझ गए ना भैया, पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा जो है बायोमास का उत्पादन दर देखा जाता है, वो भी आपके क्षेत्रीय और प्रति समय इकाई के रूप में। तब जो है उसका पारिस्थितिकी उत्पादकता क्लियर होती है, स्पष्ट दिखाई पड़ती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देख लीजिए। बायोमास का प्रति क्षेत्रीय एवं प्रति समय इकाई में उत्पादन दर पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने, इसका जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। ए ऑप्शन है मांसाहारी प्रायः द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता होता है। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। नेफेंथीज कीट भक्षी पौधा है। या फिर पादप प्लवक अपघटक होते हैं। इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही नहीं है? तो इसका फटाफट जवाब दीजिए। तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पादप प्लवक जो है अपघटक, ये ऑप्शन आपका गलत है। और नेफेंथीस कीट भक्षी पौधा है जो कि मेघालय ऑस्ट्रेलिया के जगहों पर पाया जाता है। क्लियर। और ये कीटों को खाता है, समझ गए ना। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में चलता है, ये भी बात सही है। और मांसाहारी प्रायः द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। जैसे में आपका हम ले लें आपका मानव, ये आपका द्वितीयक भी हो सकता है और तृतीयक में भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात ना। मानव जिसको सर्वाहारी भी आप कह सकते हैं। मांसाहारी तो मानव है ही, साथ साथ वो सर्वाहारी में उसको हम रख सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, इसका जवाब दीजिएगा। 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लें। हाँ, प्रश्न संख्या 25, इसका जवाब दीजिए आप लोग। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा स्थानांतरण की प्रतिशतता को कहा जाता है। तो इसका जवाब दीजिए फटाफट। ऑप्शन है पारिस्थितिकीय निचय, पारिस्थितिकीय दक्षता, पारिस्थितिकीय पिरामिड, पारिस्थितिकीय उत्पादक। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण की प्रतिशतता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फटाफट इसका जवाब दीजिए भैया, जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका पारिस्थितिकीय दक्षता। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 25 नंबर का ऑप्शन आपका बी सही होगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा स्थानांतरण प्रतिशतता पारिस्थितिकीय दक्षता कहलाती है। समझ गए ना भैया। चलिए देखते हैं, व्याख्या देख लीजिए आप। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा की प्रतिशतता को पारिस्थितिकीय दक्षता कहा जाता है। औसत रूप में 10% ऊर्जा स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है। और ये आपका जो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण, यह नियम किसने दिया था? तो लिंडेमान ने दिया था। इसको आप लिख लीजिए, अलग से लिख लीजिए कि 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? तो लिंडेमान महोदय ने दिया था। क्लियर हो गई बात ना। जिसमें उन्होंने बताया था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्लियर हो गई बात भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 26 है। पारिस्थितिकीय तंत्र के निम्नलिखित घटकों में से कौन से जैव एवं अजैव जगत के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पारिस्थितिकीय तंत्र के निम्न घटकों में कौन जीव या अजीव जगत के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है? उत्पादक, उपभोक्ता या वियोजक या फिर आवास?
तो प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब होगा आपका वियोजक। अब ये कैसे, अब हम आपको इसको भी बता देते हैं। जैसे वियोजक जो होता है ये अपघटन की प्रक्रिया जो कि एक जैव पदार्थों को जो है अजैव पदार्थों में परिवर्तन करना जो है वियोजक का काम होता है, ठीक ना। तो इस तरह से जो है पारिस्थितिकी तंत्र में वियोजक जो होता है वो घटकों में से जैव अजैव के जगत में बीज का मध्यस्थता का कार्य करता है। चलिए हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? वियोजक अपघटन की प्रक्रिया द्वारा जैव पदार्थों को अजैव पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार वे जैव एवं अजैव पदार्थों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। क्लियर हो गई बात ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने, इसका जवाब दीजिएगा। सर्वाधिक जैव तथा जाति विविधता पाई जाती है किसमें? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में, मरुस्थलीय तथा सवाना में, या फिर विषुवत रेखीय वनों में। तो प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब क्या होगा? तो सर्वाधिक जैव तथा जाति विविधता हमेशा आपका विषुवत रेखीय वनों में पाई जाएंगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वाधिक जैव विविधता और जाति विविधता वो हमेशा विषुवत रेखीय प्रदेशों में ही पाई जाती है। चलिए हम इसको व्याख्या से आपको स्पष्ट कर देते हैं कैसे। तो यहाँ पर व्याख्या आपका दिया हुआ है। उच्च तापमान अधिक आर्द्रता के कारण विषुवत रेखीय वनों में वनस्पति की विविधता अधिकतम होती है। वनस्पतियों की विविधता के कारण इस प्रदेश में जीव जंतुओं की विविधता अधिक होती है। जैसे कि ये आपका पृथ्वी है, तो ये जो आपकी विषुवत रेखा है 0 डिग्री लाइन, इस पर जो है ये अधिक तापमान उच्च आर्द्रता पाई जाती है, और यहाँ पर जो है आपके ये विषुवत रेखीय वन भी पाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना। और यहीं पर आपकी क्या होगी, सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसलिए जीव जंतुओं में जो है और वनस्पतियों में इन्हीं जगहों पर सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाएगी, विषुवत रेखीय वनों में। क्लियर होगी बात ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, इसका जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 28 का अधोलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र का अजीवीय तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र का अजीवीय तत्व है? लाइकेन, दीमक, शैलीय नमक या फिर शैवाल। तो प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब होगा शैलीय नमक। पारिस्थितिकीय तंत्र का अजीवीय तत्व है शैलीय नमक, और लाइकेन, दीमक, शैवाल ये जो है आपके अजीवीय तत्व नहीं है, बल्कि यहाँ पर शैलीय नमक जो है आपका पारिस्थितिकीय तंत्र का अजीवीय तत्व माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पर व्याख्या आपके सामने है, व्याख्या एक बार देख लीजिए आप। चट्टानों में उपस्थित नमक पारिस्थितिकीय तंत्र का अजैव घटक है। क्लियर। जबकि लाइकेन, दीमक और शैवाल पारिस्थितिकीय तंत्र के जैव घटक के रूप में आते हैं। समझ गए ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 29 का जवाब दीजिएगा। एक पारिस्थितिकीय तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता संबंधित है। एक पारिस्थितिकीय तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता संबंधित है क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण से, क्षेत्र की जनसंख्या से, क्षेत्र की औद्योगिक अवस्थापना से, या फिर क्षेत्र की पर्यटन सुविधाओं से। तो प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन। बिल्कुल सही जवाब है। क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण से एक पारिस्थितिकीय तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता संबंधित होती है। प्रश्न भी आपकी जो है ए ऑप्शन से बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पर एक पारिस्थितिकीय तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण से ही इसका ताल्लुकात है, संबंध है। समझ गए ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपके सामने है व्याख्या, देख लीजिए।
व्याख्या बहुत ज़रूरी है, यहाँ से आपके और भी प्रश्न तैयार हो सकते हैं। एक पारिस्थितिकीय तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता का संबंध उस क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण से है। अनुकूल भौतिक पर्यावरण या मृदा, तापमान, वर्षा वाले पारिस्थितिकीय तंत्र की उत्पादकता अधिक होती है, जैसे उष्ण वर्षावन। समझ गए ना? अधिक वर्षावन वाले जो क्षेत्र होते हैं वहीं पर आपकी ये क्षेत्र की भौतिक पर्यावरण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपका एक पारिस्थितिकी तंत्र की प्रथम उत्पादकता मानी जाती है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 30, इसका सही जवाब दीजिएगा और अंतिम प्रश्न होगा आपके सामने। प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे उत्पादक वन पारिस्थितिकी तंत्र है। विश्व का सबसे उत्पादक वन पारिस्थितिकी तंत्र है उदीय या फिर शीतोष्ण पतझड़ या फिर उष्णार्ध वन या फिर घास के मैदान। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक वन पारिस्थितिकीय तंत्र है तो वो होगा आपका उष्णार्ध वन। समझ गए ना? उष्ण का मतलब होता है गर्मी। समझ गए ना? तो चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या को देख लीजिए। व्याख्या क्या कह रहा है? विश्व में सर्वाधिक उत्पादकता उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी उष्णार्ध वन की है। यह 2200 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। क्लियर? फिर से देख लीजिए, विश्व में सर्वाधिक उत्पादकता उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की होती है। समझ रहे हैं ना? और यह जो है 2200 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न, विश्व में सबसे उत्पादक वन पारिस्थितिकी तंत्र है तो वो आपका है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, क्योंकि यहाँ से जो है आपके तमाम तरह की चीज़ें खाने पीने के लिए मिल जाती हैं, तभी यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया उत्पादक वन। समझ गए ना? तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा और कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आप सब लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या, वंदे मातरम।